Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are starting reasoning. Today is class first and we will discuss about the topic analogy. आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए इसमें क्वेश्चंस आते हैं चार टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अल्फ़ाबेटिकल, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और मिक्स्ड। हम चारों को डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स एंड टिप्स कि अटेम्प्ट कैसे करना है और कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है आपने, कैसे बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस। इसमें कॉमन सेंस से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन आपको सीखना होता है। और दूसरी चीज़, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है रीजनिंग पे होल्ड आएगा। मैंने एक बुक सजेस्ट की थी जब मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था वैट के लिए, और इवन ये तो जेके एसएसबी की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए है, तो मैं यहाँ पे वो रिपीट करता हूँ कि आप एक बुक लीजिए। मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बोली थी, लेकिन आपको जो भी पब्लिकेशन मिलती है, लेकिन जो खाली रीजनिंग के लिए हो, जिसमें सिर्फ रीजनिंग हो। ऐसा नहीं कि उसमें इंग्लिश भी है, उसमें जनरल नॉलेज भी है, नहीं, सिर्फ रीजनिंग की एक बुक लीजिए जिसमें एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट हर किसी टॉपिक के 50-60 होंगे। उनसे जो है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यहाँ पे जो है आपको लेक्चर मिलेगा। आप फॉर एग्जांपल ये एनालॉजी का लेक्चर है, वहाँ पे आप एनालॉजी खोल के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए वर्ड एनालॉजी होता क्या है। वर्ड एनालॉजी होता है, आपको एग्जामिनर जो है दो वर्ड्स देगा और इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगी, कुछ भी हो सकती है रिलेशनशिप, और लाइक वाइज आपको इस वर्ड की रिलेशनशिप ढूंढनी है इनमें से एक के साथ। सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये यहाँ पे बोल रहा है स्टेथोस्कोप। जो कि स्टेथोस्कोप है वो हार्ट बीट चेक करता है, पता है सबको। तो टेम्परेचर जो है किससे चेक किया जाता है? ऑब्वियसली थर्मामीटर से। सो इसका आंसर होगा थर्मामीटर। लेकिन देखिए मरकरी जो है वो भी होता है थर्मामीटर में, स्केल भी होती है। चलो हीट तो आप एक्सक्लूड पहले ही कर लोगे, लेकिन आपने देखना है कि रिलेशन है क्या। रिलेशन यहाँ पे ये थी कि ये एक डिवाइस है और ये उसका काम है। सिमिलरली अगर उसने यहाँ पे जो है एक काम दिया तो आपको उसका डिवाइस देखना है। इसमें आपने जो है 5-6 चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको जो है एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एग्जामिनर जो है पूछ क्या सकता है इसमें वो आपको सबसे पहले कंट्री और उसकी कैपिटल पूछ सकता है, लेकिन बिल्कुल कॉमन वाली। ऐसा नहीं कि चेकोस्लोवाकिया का कैपिटल उसने पूछ लिया, नहीं, ये कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है। इसमें वो आपको ऑक्यूपेशन और वर्किंग पूछ सकता है। ऑक्यूपेशन वर्किंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लॉयर, वो लिखेगा लॉयर इज़ टू कोर्ट, तो बोलिए डॉक्टर इज़ टू, तो आपको नीचे ऑप्शन होगा हॉस्पिटल, आप उसको टिक करोगे। लाइकवाइज वो आपको जो है मेल फीमेल पूछ सकता है। अगर उसने डॉग लिखा यहाँ से, डॉग इज़ टू बीच, तो हॉर्स इज़ टू, आपको पता होना चाहिए हॉर्स इज़ टू मेयर। ठीक है। सो बिल्कुल कॉमन सेंस से पूछेगा वो, इसमें कुछ ज़्यादा जो है कोई हाई साइंस नहीं है। सिंपली आपको रिलेशनशिप जो है वो देखनी होती है कि जो दो वर्ड्स में रिलेशनशिप है वही अगले दो वर्ड्स में होगी। चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हाउस इज़ टू रूम, सो वर्ल्ड इज़ टू क्या। अब आपने यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑप्शंस देखोगे
तो आप सोचोगे, आप बोलोगे सर वर्ल्ड में तो सब कुछ है, एयर भी है, लैंड भी है, सन भी है, नेशंस भी है, लेकिन हाउस में एक ही रूम नहीं होता, हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे क्या होते हैं, नेशंस। बाकी तो एक एक ही है, मतलब लैंड जो है ये एक ही प्रपोर्शन है, हवा का एक प्रपोर्शन है, सन तो एक ही है। तो मतलब नेशंस बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा नेशंस। सो समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं कि आपको रिलेशनशिप देखनी है, आपको रिलेट करना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए, रिवर इज टू स्ट्रीम, अगर रिवर स्ट्रीम के बराबर है तो ओशन किसके बराबर है। अब देखिए आपको ये कितना सिंपल है। रिवर होता है, स्ट्रीम होती है छोटी रिवर, उसको बोलते हैं जो छोटा हो। तो छोटा ओशन बड़ा होता है तो छोटा क्या होगा, सी। सिंपल है कि बड़े दरिया को रिवर बोलते हैं, छोटे दरिया को स्ट्रीम बोलते हैं। लाइकवाइज बड़े समंदर को ओशन बोलते हैं, छोटे समंदर को सी बोलते हैं। लाइकवाइज आपने बस रिलेट करना है। वर्ड एनालॉगी में आपको वो सिर्फ रिलेशन के लिए बोलेगा, आपको रिलेशन जो है डिराइव करनी आनी चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। जो भी मैंने ये प्रैक्टिस में लिए हैं ये सारे CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चंस हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड का है, 12th स्टैंडर्ड का है, तो आपको इतना टफ भी वो नहीं पूछेगा। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर पूछ भी ले तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अगर गधे को भी वहाँ पे भेजेंगे वो भी 15 में से 10 करके आएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों के लिए नया है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना होल्ड इस पे आओगे, ठीक है। अब देखिए, पेट्रोल इज़ टू सिक्योरिटी, ये पेट्रोल नहीं है वो वाला जो हम गाड़ियों में डालते हैं, पेट्रोलिंग आपने सुना होगा। पेट्रोलिंग होती है सिक्योरिटी के लिए। इंश्योरेंस किस लिए होता है, मनी के लिए नहीं, सेविंग्स के लिए नहीं, पॉलिसी के लिए नहीं, रिस्क के लिए। जैसे पेट्रोलिंग सिक्योरिटी के लिए होती है वैसे ही इंश्योरेंस रिस्क के लिए होती है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिसी लगा के आएंगे क्योंकि उनको लगेगा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन आपको रिलेट करना है। मैं वही चीज़ बार बार समझा रहा हूँ आपको, रिलेशन ढूंढनी है इन दोनों के बीच में। देखिए पेट्रोल और सिक्योरिटी, आप सोचो कि पेट्रोलिंग ठीक है, पेट्रोलिंग करते हैं, आर्मी पेट्रोलिंग करती है, क्यों करती है, सिक्योरिटी के लिए। तो इंश्योरेंस हम क्यों करते हैं, पैसे के लिए थोड़ी करते हैं, सेविंग्स के लिए भी नहीं करते, पॉलिसी के लिए थोड़ी इंश्योरेंस करेंगे, रिस्क के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर एनालॉगी। देखिए नंबर एनालॉगी जो है इसमें आपको सेम रिलेशन देखनी है लेकिन दो नंबर्स के बीच, ठीक है। इसमें आपने याद क्या क्या रखना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा एग्जामिनर, या तो प्लस का करेगा, या तो माइनस का करेगा, या तो मल्टीपल का करेगा, या तो डिवीजन का करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वो यूज़ करता है इसमें स्क्वायर, ठीक है, और क्यूब। इसीलिए आपको इवन मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में भी आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए 20 तक और क्यूब्स याद होने चाहिए 12 तक, ये कंपलसरी है, नहीं तो आप वहाँ पे जो है अटक जाओगे। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं करते तो वो एक बदकिस्मती ही है। देखिए रिलेशन आपने ढूंढनी है, इनमें से एक रिलेशन होगी, या तो आपस में वो या तो एडिशन का होगा। एडिशन कैसे होगा, एडिशन होगा कि फिर गैप कम होगी, माइनस सेम गैप कम होगी। अगर ज़्यादा गैप है नंबर्स में तो मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवाइड का हो सकता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वो स्क्वायर और क्यूब्स, ठीक है, या रेज टू पावर।
रेज टू पावर कुछ भी, एक्स रेज पावर एन मैं बोलूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा, देखिए 3:243। देखिए इसमें पहली चीज़ आपको ये होनी चाहिए, पहला चीज़ आपको जो माइंड में आना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के, कि 3 शायद 243 को डिवाइड करेगा, या 3 इंटू समथिंग कुछ जो है ये नंबर होगा और उसका आंसर होगा 243। आप जब चेक करोगे 3 8 24, 3 1 3। अब आपने रिलेशन निकाली कि ये मल्टीपल है 83 से मल्टीपल करेंगे 81 को 243 आता है, तो 5 से 81 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 40, 405। लेकिन ऑप्शंस में 405 नहीं है, तो मतलब ये रिलेशन नहीं है। तो इसमें सिर्फ अब एक ही गुंजाइश है, स्क्वायर तो ये 3 का है नहीं, क्यूब ये 3 का है नहीं, लेकिन एक्स रेज पावर एन ये 100% होगा। देखिए 3 इंटू 3 हुआ 9, 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81 और 81 3 ज़ार 243। मतलब ये 5 टाइम्स इसने मल्टीपल किया है 3 को और 243 आया है। तो सिंपली हम 5 को मल्टीपल करेंगे कितने टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जो आंसर आएगा वो इस ऑप्शन में ज़रूर होगा। देखिए 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 और एक 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और 625 इंटू 5, वेट अ सेकेंड मैं देखता हूँ, 625 इंटू 5 होता है 3125। देखिए ऑप्शन अवेलेबल। सो आपने देखिए नंबर एनालॉजी में होता क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है चेक करना पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें दो कंडीशंस थी, या तो ये मल्टीपल हो सकता था 81 का, इसने मल्टीपल किया है, लेकिन हमने जब देखा वो ऑप्शंस नहीं मिले, तो हमने चेक किया 3 रेज पावर एन, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनर यूज़ करता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको क्यूब याद होना चाहिए, और आपको बेसिक जो है एडिशन, सबट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीपल आना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने क्यों बोला आपको स्क्वायर क्यूब, आप यहाँ पे देखोगे ये आपको डायरेक्टली दिखेगा, ये 7 का स्क्वायर है, 7 7 ज़ार 49, ये है 9 का स्क्वायर, और ये है 10 का स्क्वायर, राइट। सो 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर है, मतलब दो गैप है इनके बीच में। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर है ये, तो इसके बाद किसका स्क्वायर होगा, 12 का, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला आपको कि इसमें आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करेगा नंबर एनालॉजी में, ठीक है। बाकी वो एडिशन सबट्रैक्शन वो तो सिंपल है। देखिए 149 इज टू 3238, सो 159 इज टू क्या, तो सिंपली डिफरेंस की बात हुई है, मतलब इसमें कुछ ऐड करेगा तो यहाँ पे ये मिलेगा, या इसमें कुछ माइनस करोगे तो ये मिलेगा। तो 149 में 238 जो गैप होगी वही 159 और इस नंबर में होगी। अच्छा अब आपको देखिए यहाँ पे आपको ट्रिगर कैसे होना चाहिए माइंड, यहाँ पे 149 है, यहाँ पे 159 है, मतलब 10 की गैप है, तो डायरेक्टली मिल गया कि इसके और इसमें भी 10 की गैप ही होगी। सो 238 है, यहाँ पे 248 होना चाहिए, सीधा सीधा दिख रहा है। देखिए इसके लिए प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
432 इज टू 24, तो 735 इज टू क्या? तो सिंपली 24 के टेबल में ये कहीं पे आता होगा, ठीक है, और ये भी उसी टेबल पे आएगा इस नंबर के। दो तरीकों से आप कर सकते हो। पहले तो इससे इसको डिवाइड करो, ठीक, वहाँ एक नंबर मिलेगा, फॉर एग्जांपल x। फिर दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो उस नंबर इसको फिर डिवाइड करो उससे, या तो इनमें से मल्टीपल करो, तो ये मिलना चाहिए और वही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ये उतना टफ नहीं है। अब ये देखिए, फिर से स्क्वायरों वाली बात होगी। 841 इज टू 29, 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। मतलब ये नंबर इसका स्क्वायर है, तो ये नंबर इसका स्क्वायर होगा, और 289 किसका स्क्वायर है? 17 का है शायद, राइट। ये 17 का स्क्वायर है। सो यहाँ पे शायद एक ऑप्शन जो है छूट गया है, इसका आंसर 17 होगा। डी यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन में नहीं आया है। 17 का स्क्वायर है 289, और 29 का स्क्वायर है 841, ठीक है। मतलब स्क्वायर्स थे आपस में, इसीलिए स्क्वायर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बिल्कुल पहले से बोल रहा हूँ। अब ये देखिए, दूर से लग रहा है कि गैप कम है, तो माइनस ही होगा। तो सिंपली 436 में से जब हम 212 माइनस करेंगे, दैट विल बी 422, 224, तो 224 यहाँ पे ऐड कर देंगे 560 को, 487, 784, ठीक। सिंपल था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। चलिए, ये तो होगी नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको डिवीजन आना चाहिए, आपको इवन या ऑड नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। इवन ऑड नंबर भी वो पूछ सकता है, वो चीज़ बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, समझाने की ज़रूरत है नहीं इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। चलिए, अब आता है नेक्स्ट जो इसमें है अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी। अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी में जो है बहुत सारे टाइप्स हैं। देखिए, क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है क्लोज इज टू DNRWJ, तो ओपन इज टू क्या? इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए, आपने क्लोज देखा, क्लोज में और ओपन में कॉमन क्या है? कॉमन है O, कॉमन है E, यहाँ भी O और E है। तो अब आपको सोचना नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको देखना है O के सामने यहाँ पर क्या है। O के सामने है R और E के सामने है J। O के सामने है R और E के सामने है J। O यहाँ पे कहाँ है? पहले नंबर पे O के सामने क्या है? मतलब जो भी नीचे नंबर आएगा उसके पहला डिजिट उसका R होना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली ये दो काट गए। अब ने यहाँ पे देखा E सबसे लास्ट में है यहाँ पे, और यहाँ पे J है, मतलब J E की वैल्यू है, और E यहाँ पे थर्ड है, मतलब थर्ड प्लेस पे हमें J आना चाहिए। तो थर्ड प्लेस पे J यहाँ पर है, ये वाला डिस्क क्वालिफाई हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो इसमें पहला जो है आपको अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी में ये चीज़ देखनी है कि अगर इस वर्ड में और जिस वर्ड का आपको निकालना है उसमें कुछ कॉमन था, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर O और E हैं, तो O के सामने था यहाँ पे R, था कि नहीं? यहाँ पे थर्ड नंबर पर O है, थर्ड नंबर पर R है, और यहाँ पे लास्ट पे था J, तो E के सामने था J। तो सिंपली
ओपन में पहले नंबर पर है ओ, तो ओ पहले नंबर पे नीचे आर आना चाहिए, और थर्ड नंबर पर है ई, तो थर्ड नंबर पे जे आना चाहिए। आप चेक करोगे तो डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये तो हुआ एक पैटर्न कि इसमें क्या है, इसमें है कि कॉमन होता है कुछ, जैसे यहाँ पर ओ और ई है। ठीक है, अब कॉमन नहीं हो तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए अब ये है दूसरा पैटर्न, इसमें कॉमन कुछ नहीं होता। आपको एग्जामिनर दिया ओ टी इज टू पी एस, तो बोलिए इनमें से क्या। तो आपको क्या देखना है, आपको इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड, इसका दूसरा वर्ड और इसका दूसरा वर्ड रिलेट करना है। आप जब देखोगे यहाँ पे तो एल एम एन ओ पी, ओ के बाद पी आता है, मतलब पहले वर्ड में +1 है, ओ के बाद पी आता है। और क्यू आर एस टी, यहाँ पे एस इस साइड पहले, उसके बाद टी आया, मतलब यहाँ से -1 किया है, मतलब पहले अल्फ़ाबेट में +1 है और दूसरे अल्फ़ाबेट में -1 है। अब आप दो में से एक चेक कीजिए, अगर दो ऑप्शंस में वैसा है फिर दूसरा चेक कीजिए। देखिए मैं +1 चेक करूँगा कि ओ के बाद पी आता है तो टी के बाद यू आना चाहिए, ये वाला नहीं है। आई के बाद एच, आई के बाद एच थोड़ी आएगा, आई के बाद जे आना चाहिए, ये भी नहीं है। पी के बाद क्यू आना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी के बाद सी आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो डायरेक्टली आप नॉन ऑफ दीज पे टिक करोगे, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको बिल्कुल सिंपली किया कीजिए, आपने ये नहीं देखना अब दोनों चेक करोगे। आपको एक कंडीशन लेनी है, उसको देखना है। हाँ, अगर ये कंडीशन इनमें से दो ऑप्शन सेटिस्फाई करते तो फिर आप दूसरी कंडीशन चेक करोगे उन दो ऑप्शंस में। ठीक है, चलिए ये है तीसरा पैटर्न इसका। इसमें क्या होता है, इसमें सारे वर्ड्स होते हैं, इसमें भी LOWER, इसमें भी LOWER, सिर्फ इसको रीअरेंज किया है। तो आपने क्या देखना है, आपने सिंपली देखना है कि रीअरेंजमेंट का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसको सबसे आसान ट्रिक क्या है इसकी, आप यहाँ पे नंबर लिखो 1 2 3 4 और 5, आपने नंबर लिख दी इनको। अब यहाँ पे देखो कि कोड क्या बनेगा। W का 3 है तो ये 3, O का 2 है, R का 5 है, L का 1 है और E का 4 है। तो ये आपके पास पैटर्न आ गया 3 2 5 1 4। अब आप सिर्फ एक को पिक कीजिए। देखिए पहले वाले को नहीं, लास्ट वाले को देखते हैं, R को देखते हैं। R यहाँ पे 5वां है तो यहाँ पे R थर्ड है। ठीक, यहाँ पे R थर्ड नंबर पे है कि नहीं। और R यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, तो मतलब लास्ट वाला जो इनका डिजिट, जो इसका अल्फ़ाबेट है, वो तीसरे नंबर पे होना चाहिए। हम डायरेक्टली पहले चेक करते हैं। देखिए ग्लेज में E तीसरे नंबर पर है, एमंग में G तीसरे नंबर पर नहीं है, ये वाला हो गया एलिमिनेट। वर्ड्स में लास्ट वाला है S, ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए, जी हाँ है। और एंट्री में Y, ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए, जी हाँ। तो एक ऑप्शन आपका एक्सक्लूड हो गया। अब आप दूसरा उठाइए अपनी मर्जी से। चले पहला वाला देखते हैं। L यहाँ पे पहला है, यहाँ पे L है चौथे नंबर पे होना चाहिए पहला डिजिट, चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे G होना चाहिए चौथे नंबर पे, है क्या? नहीं। A होना चाहिए चौथे नंबर पे, ये तो पहले एक्सक्लूड हो गया। W होना चाहिए चौथे नंबर पे, जी हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। और E होना चाहिए चौथे नंबर पे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये दो बचे तो और एक ले लेते हैं। चलो O ले लेते हैं, दूसरा वाला। O यहाँ पर भी दूसरा वाला ही है, तो W यहाँ पे दूसरा है, जी हाँ। N यहाँ पे दूसरा है, जी हाँ। तो आपको फिर से आगे देखना है। E को देखते हैं। E यहाँ पे लास्ट है, मतलब जो इसका फोर्थ है वो यहाँ पे लास्ट आना चाहिए। इसका फोर्थ है D, यहाँ पे लास्ट में है, जी हाँ। इसका फोर्थ है R, यहाँ पे T है, तो ये एक्सक्लूड हो गया। आपका ऑप्शन आ गया आपके पास।
ठीक है, तो सिंपली इसको ऐसे करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रूरी नहीं आप ऐसे नंबर लिखो वहाँ पे, आप प्रैक्टिस करोगे ना फिर आप ये नंबर नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली वर्ड एक चूज़ करोगे कि चलिए मैं पहले देखता हूँ ओ अपनी जगह पे होने चाहिए, एल यहाँ पे अपनी जगह नहीं है, क्रॉस कर लिए, एम यहाँ पे अपनी जगह है, ठीक है, ओ है, एन है, ठीक है, फिर और एक चेक किया, फिर और एक चेक किया, फिर और एक चेक किया। तो ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे जो है हमें चारों ऑप्शंस चेक करने पड़े। जो 12th लेवल का क्वेश्चन होता है, 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको बिल्कुल एक या दो वर्ड्स चेक करने होते हैं, वो निकल जाता है क्वेश्चन। सो ये था तीसरा पैटर्न। इसमें क्या था, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं और ये अरेंजमेंट में आते हैं, आपको वही सीक्वेंस नीचे चेक करना होता है। तो अभी तक मैंने क्या बोला, एक तो ये अरेंजमेंट वाला, इससे पहले मैंने आपको बोला कि आपको अल्फ़ाबेट प्लस या माइनस करने होते हैं कि नेक्स्ट कौन है ऐसे, और उससे पहले मैंने आपको बोला कि कुछ जो है जैसे यहाँ पे क्लोज है उसको कुछ और जो है एग्जामिनर अलॉट करता है, जैसे यहाँ पे सी को डी किया है, एल को एन किया है, ओ को आर किया है, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से जो है कॉमन देख के यहाँ पे वो ऑप्शन निकालना होता है। ये तो हो गए ये। अब देखिए फिर से ये पुराना ही आ गया, कॉमन है इसमें, बर्ड इज़ टू WIRY, तो आपको डायरेक्टली दिख गया कि IR और IR मतलब बीच वाले दो सेम है, तो यहाँ पे भी AI और यहाँ पे भी AI होना चाहिए बीच में। कहाँ पे है AI, यहाँ तो नहीं है, ये है AI, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे I है, तो डायरेक्टली ऑप्शन आ गया। ठीक, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉमन था। अब ये देखिए, ड्राइव इज़ टू EIDRV मतलब फिर से इसने क्या किया है, इसने जंबल किया है, तो बेगम इज़ टू क्या। अब देखिए हम नंबर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली चूज़ करेंगे। ये जो इसका पहला है वो यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, ठीक, थर्ड होना चाहिए, मतलब बी जो है ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए, इनमें से बी यहाँ पे तीसरे नंबर पे 3 में है, तो ये वाला एक्सक्लूड हो गया। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, ई, ड्राइव का ई जो लास्ट है यहाँ पे वो उसका पहला होना चाहिए, मतलब एम जो है यहाँ पे पहले कहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, देखिए डायरेक्टली आंसर आ गया। और इसमें मैं आपको एक ट्रिक बोलूँगा कि आप चेक हमेशा लास्ट के अल्फ़ाबेट्स में कीजिए, जैसे ड्राइव में ई कीजिए, वी कीजिए, DR वो ऑलमोस्ट एग्जामिनर कॉमन दे देगा, ठीक है। लेकिन लास्ट क्या देखे, जैसे ही हमने ई यहाँ पे चेक किया कि ई जो इसका लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो इसका पहला होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट वाला था एम, तो वो इस वाले अल्फ़ाबेट का पहला होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे देखा तो एम एक ही में पहले है, तो डायरेक्टली आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपको सेटिस्फाई मिल गया बस, ठीक। ये तो था अल्फ़ाबेट एनालॉजी, इसके मैंने सभी टाइप्स आपको बोले कैसे होते हैं। इसके बाद आती है मिक्स्ड। देखिए मिक्स्ड में आपको क्या याद रखना है, आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद रखने हैं, मतलब A है 1, B है 2, C है 3, D है 4, E है 5, लाइकवाइज बराबर Z है 26 तक। ये आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। अब इसके याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप बीच बीच में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने याद रखा, चले ABCDEF तक तो सबको याद होता है 6। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप याद रखोगे कि 19 है S का, फिर अगर एग्जामिनर T यूज़ करेगा तो आपको डायरेक्टली पता चले अच्छा ये 20 है। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आपको सब जो है ऑरली याद हो, A से बिल्कुल Z तक, क्योंकि मिक्स्ड एनालॉजी में सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स सिक्वेंशली याद होने चाहिए कि उनका नंबर कौन सा आता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, A इज़ टू 1 तो F इज़ टू क्या, सीधे ही F इज़ टू 6, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब जिसको ये नहीं पता होगा कि एग्जामिनर यूज़ क्या कर रहा है वहाँ पे यहाँ पे, तो वो तो यहाँ पे पागल हो जाए कि A इज़ टू 1 है कैसे, ठीक।
सो आपको नंबर्स याद रखने हैं ए से बराबर Z तक, और ये 1 से 26 तक कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है ये आपको याद होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल निकल जाएगा। याद नहीं है तो आपको वहाँ पे फिर पहले लिखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, टाइम लगेगा और एग्जामिनेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ासकर जब CBT हो, ठीक है। इसलिए इस मिक्सड एनालॉजी में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अल्फ़ाबेट का नंबर कौन सा है। अब देखिए P इंटू Q है 16 इंटू 17, तो सिंपली किया क्या है इसने, अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिखे हैं, तो L इंटू M क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, अगर आपको याद भी नहीं है तो LMNO और फिर आता है P 16 है तो O 15 होगा, O 15 है तो N 14 होगा और N 13 होगा, मतलब यहाँ पे 13 आना चाहिए, इस साइड 3 जगह 13 है और उससे पहले 12 है, तो 12 इंटू 13, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब आपको याद है नंबर्स, तो ये तो अगर मिक्स्ड एनालॉजी से क्वेश्चन आया तो आप तो बिल्कुल 1 सेकंड लोगे नहीं उसका। देखिए फिर से वही चीज़, न्यूज़ इज़ टू ये, तो पेपर इज़ टू क्या। अब देखिए इसमें स्मार्ट ट्रिक क्या है, आपको फॉर एग्जांपल पेपर हर किसी का नहीं पता, लेकिन ए का तो पता है ना, A1 है, तो मतलब जो भी नीचे ये सीरीज़ है दूसरे नंबर पे 1 होना चाहिए। आप यहाँ चेक करोगे एक ही में 1 है, सीधा आंसर, दूसरा चेक ही नहीं करना है ना आपको याद रखना है। अगर आपके पहले पहले ही याद है, देखिए ई, एग्जामिनर ने ई पता ही है 5 है, तो यहाँ पे भी ई है, तो ई चौथे नंबर पे होना चाहिए, देखिए इसी ऑप्शन में होगा, ठीक। सो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए दूसरा पैटर्न इसका, मिक्स्ड में एग्जामिनर दूसरा पैटर्न कैसे यूज़ करता है। ग्रेट इज टू 25 तो नंबर इज टू क्या। इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, इसके दो मतलब तरीके हो सकते हैं, या तो वो इनको ऐड करके 25 आए, लेकिन आप पहले ही देखोगे यहाँ पे R है, T है, बड़े बड़े नंबर्स है, तो 25 तो आएगा नहीं, वो फिर तो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे नंबर। अब क्या है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और ये 25 है, मतलब ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर यूज़ किया उसने, तो ये 6 नंबर है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, सिंपली आपको 36 टिक कर लेना है, ठीक है। और अगर ये नंबर यहाँ पे कुछ बड़ा होता, फॉर एग्जांपल 70 होता, फिर तो डायरेक्टली था कि आपको इनको ऐड करना है, मतलब G7 है, E5 है, A1 है, इनको ऐड करना है, G को भी, R को भी, E को भी, T को भी, तो वो इसके बराबर आएगा, और फिर नंबर को हमने ऐड करके वो इनमें से किसी एक के बराबर आएगा। लेकिन ये नंबर छोटा है, और ग्रेड का टोटल छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हमने देखा यहाँ पे R, यहाँ पे T है, मतलब सीरियल ही 20, 21, 22 है, तो ऐड करके 25 थोड़ी आएगा। तो आपने डायरेक्टली कॉमन सेंस लगाना है कि ये 5 है, मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स है, ये 25 है, तो सीधे स्क्वायर यूज़ किया है एग्जामिनर ने। सो फ्रेंड्स ये थी एनालॉजी, इसमें 4 पैटर्न्स है, चारों पैटर्न्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया, डायरेक्टली कैसे हिट करना है क्वेश्चन को वो भी मैंने आपको समझाया। अब आपका काम क्या है, इस लेक्चर के बाद आपने डायरेक्टली वो बुक खोलनी है, चाहे आपने कौन सी भी लाई हो, उस बुक का एनालॉजी चैप्टर खोलना है और उसको सॉल्व करना है एक एक करके, आंसर नहीं देखना है पीछे से, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको रहने दो, नीचे नीचे सॉल्व करना है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो फिर आप वो पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको जो है यहाँ पे बोलना जो भूल गया, जो मैंने आपको नंबर एनालॉजी में बोला यहाँ पे
कि नंबर्स यूज़ कर सकता है एग्ज़ामिनर, और ये नंबर्स फॉरवर्ड भी वो यूज़ कर सकता है और बैकवर्ड भी। मतलब वो ए का सीरियल 26 भी दे सकता है और जेड का 1 दे देगा। मतलब उल्टा वो भी कर सकता है और सीधा भी कर सकता है कि A=1 Z=26। उसको थोड़ा सा टफ करना होगा तो वो बैकवर्ड में करेगा, और नॉर्मली उसको पूछना होगा तो वो फॉरवर्ड में करेगा। ठीक है। सो आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा रीजनिंग का। ये पहला ही चैप्टर था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाहर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, यही 4 तरीके हैं जिससे कि आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। और रीजनिंग का हर कोई लेक्चर जो है वो अटेंड कीजिए, हर कोई टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि चाहे रीजनिंग में उसने आपके 6 टॉपिक दिए हैं, 7 दिए हैं या 8 दिए हैं, क्वेश्चंस पूरी रीजनिंग में आते हैं। ये मैंने खुद जो है एक्सपीरियंस किया है JK SSB में, कि आप इसमें टॉपिक छोड़ नहीं सकते। और ये ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि छोड़ने का, आप इसमें छोड़ने वाली बात है ही नहीं। सो लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।